हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम करने वाले हैं आपके एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कि वो कैसे डीएनए के ऊपर एक्ट करते हैं। उसके बाद इस वीडियो में हम करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। इससे पहले के वीडियोस में हमने देखा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी कैसे हुई, उसका नेमिंग हम कैसे करते हैं, और साथ में ही हमने देखा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दो टाइप्स के होते हैं, आपके एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। और हमने लास्ट में देखा कि हर एक जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, जिसको हमने बोला था रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। देखिए आगे हम पढ़ते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट्स बट बिटवीन द सेम टू बेसिस इन ऑपोजिट स्ट्रैंड्स। क्या बोलता है ये? जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो डीएनए को कट करते हैं। कहाँ से? जो आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, जैसे GAATTC है, तो ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हमने क्या देखा था कि ऐसा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जिसको हम सेम डायरेक्शन में पढ़ें तो दोनों तरफ से सेम पढ़ा जाए। जैसे कि अगर हम इसको 5 to 3 डायरेक्शन में पढ़ते हैं तो GAATTC, दूसरे स्ट्रैंड पर भी हम इसको 5 से 3 में ही पढ़ना है, तो GAATTC। तो ये आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब क्या कह रहा है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं डीएनए को लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट्स। जो आपकी पैलिंड्रोमिक रिकॉग्निशन साइट है उससे थोड़ा सा दूर करते हैं। जो इसका सेंटर होता है उस सेंटर से थोड़ा सा दूर कट करेगा। बट बिटवीन द टू बेसिस इन द ओपोजिट स्ट्रैंड्स। अब ये है कि अगर ये, जैसे आपको कल बताया था, जी और ए के बीच में कट करता है, तो दूसरे स्ट्रैंड में भी ये 5 डैश की साइड से जी और ए के बीच में ही कट करेगा। दोनों स्ट्रैंड के ऊपर सेम बेस पेयर के बीच में कट करेगा। और जो आपका पैलिंड्रोमिक साइट है, जो उसका सेंटर है, उसे थोड़ा सा दूर ये कट करता है। दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड्स। इसके कारण क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस हो जाते हैं। जैसे कि हमने पिछले डायग्राम में देखा था, ये आपका, जैसे कि ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन हो गया, यहाँ ये हो गया, तो इसको हम कह देते हैं ओवरहैंग्स, या इसको हम कहते हैं स्टिकी एंड्स। और ये किस कारण हो रहे हैं? क्योंकि वो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो दोनों ही स्ट्रैंड के ऊपर सेम बेस के बीच में कट कर रहा है। वो भी सेंटर में नहीं कर रहा है, थोड़ा सा दूर कर रहा है। देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेज कॉल्ड स्टिकी एंड्स ऑन ईच स्ट्रैंड्स। तो इसको हम कह देते हैं स्टिकी एंड्स। ये जो साइड में ओवरहैंग हो रहे, साइड में जो सिंगल स्ट्रैंड लटक रहा है, इसको हमने कह दिया स्टिकी एंड्स। These are named so because they form hydrogen bonds with their complementary cut counterparts। इसको हमने नाम क्यों दिया है स्टिकी एंड? स्टिकी मतलब जल्दी से चिपक जाएगा। तो क्योंकि ये बाहर एक अलग से एक सिंगल स्ट्रैंडेड बना हुआ है, तो अब ये क्या करेगा? ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ जल्दी से बाइंड हो जाएगा। जैसे ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो ये वाला इसके कॉम्प्लीमेंट्री है और ये वाला इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों ही इजीली एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे। और जो डीएनए लाइगेज है, जो दो डीएनए स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करता है, वो अच्छे से अपना काम कर पाएगा। देखिए, दे आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स। वो जो दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट है, जो दूसरा जो स्ट्रैंड के ऊपर भी सेम ही आपका सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग मिलता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसके, जिसके साथ वो ज्वाइन करेगा। अब इसी के कारण क्या होता है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना इजी हो जाता है। दिस स्टिकनेस ऑफ एंड्स फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। ये जो दोनों एंड्स की स्टिकनेस है एक दूसरे से, इस ये डीएनए लाइगेज का काम आसान कर देती है। आगे देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। तो हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का हम कहाँ यूज करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। और किस काम के लिए यूज करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फॉर्मेशन के लिए। अब आपको पता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, तो हम दो सोर्स से डीएनए ले रहे हैं और दोनों डीएनए को अगर ज्वाइन कर दिया तो ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। मतलब एक ऐसा, अगर हमने किसी बैक्टीरिया से डीएनए को आइसोलेट किया और उसको कट करके कोई बाहर का डीएनए भी कुछ पार्ट उसके अंदर डाल दिया, तो उसको हमने कह दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखिए आगे देखिए, आखिर में बताया हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज या जीनोम।
दो डिफरेंट सोर्स से डीएनए को लिया और उसको आपस में ज्वाइन कर दिया, या दो डिफरेंट जीनोम से डीएनए को लिया उसको ज्वाइन कर दिया, वो क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट, रिकम्बाइन किया है। When cut by same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends. जैसे कि हमने पिछले डायग्राम में देखा था, जब सेम एंजाइम से हम दोनों डीएनए को कट करेंगे तो सेम तरह के स्टिकी एंड्स आएंगे। जैसे कि इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हो, इन दोनों डीएनए को हमने जो फॉरेन डीएनए है और ये जो वेक्टर डीएनए है, दोनों के अंदर ये रिकॉग्निशन साइट है। अब हमने क्या किया, दोनों को ही EcoR1 एंजाइम से कट कर दिया तो दोनों के पास स्टिकी एंड्स सेम बन गए। अब ये वाला स्टिकी एंड्स इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री करेगा और ये वाला इसके साथ कर लेगा, तो इसके कारण डीएनए लाइगेज रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करता है। तो ये कंडीशन क्या है कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही कट करना है। देखिए, व्हेन कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स एंड दे कैन बी जॉइंड टुगेदर एंड टू एंड यूजिंग डीएनए लाइगेज। अब ये डायग्राम देखिए, ये मान लीजिए कोई फॉरेन डीएनए है जो हमने किसी बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है मान लो, और ये है आपका वेक्टर हमने देखा था कि वेक्टर क्या होता है? प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड क्या होता है? ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए, आपको पता है। तो ये क्या होता है? अब वेक्टर को हमने फॉरेन डीएनए को हमने कट कर दिया और इस वेक्टर को भी हमने कट कर दिया, किससे? सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के ये क्या करते हैं? ये रिकॉग्नाइज करते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को, जिसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और वहाँ को उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद वो वहाँ पर कट करते हैं। तो ऐसे ही हमने इस वाले डीएनए को भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया और इसको भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। तो देखिए, ये एक फ्रेगमेंट बन गया और ये यहाँ से कट बन गया। अब क्या करेंगे हम? जो डीएनए लाइगेज को लेके आएंगे, वो लाइगेज क्या करेगा? देखिए, इन दोनों को ज्वाइन कर देगा। जैसे ये रेड कलर का दिखाया हुआ है, ये आपका वेक्टर, और ये बीच में जो ब्लू कलर है, ये आपका फॉरेन डीएनए। तो अब ये क्या बन गया? एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। अब एक वर्ड आता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या करना है? हमें इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को ई कोलाई के अंदर ट्रांसफ़र करना है, और जोन से सेल्स के अंदर वो ट्रांसफॉर्म होके चला जाएगा। मतलब मान लो ये बहुत सारे ई कोलाई के सेल्स हैं, अब इसके अंदर हमने प्लाज्मिड को, इसको, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को डाल दिया है। अब जोन से सेल के अंदर ये एंटर हो चुका है, इसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल वाले वेक्टर को होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र किया गया है, और जिस होस्ट के अंदर वो ट्रांसफ़र हो चुका है उसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। देखिए, जैसे कि हमने ई कोलाई के अंदर इसको ट्रांसफॉर्मेशन, ये डायग्राम में देखिए, ई कोलाई जो बैक्टीरिया इसके अंदर इसको डाल दिया है, और ये अब क्या करेगा? वहाँ पर ई कोलाई के जो डीएनए है, खुद का जो जीनोम है, उसके अंदर जा कर के इंटीग्रेट कर जाएगा, उसका जो मेन क्रोमोजोम है उसका एक पार्ट बन जाएगा, और जब वो रेप्लिकेशन करेगा ई कोलाई, तब वो खुद की भी रेप्लिकेशन कर लेगा। और रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं? अब मैं कहूँ ये एक ट्रांसफॉर्म्ड सेल है और ये एक रिकॉम्बिनेंट सेल है, दोनों में फ़र्क है। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब ये इसके अंदर एंटर हो चुका है, और रिकॉम्बिनेंट मतलब अब वो एंटर होकर के क्रोमोजोम के अंदर एंटर हो चुका है, और जब भी ये मल्टीप्लाई करेगा तो वो अपने आप को प्रोजेनी सेल्स में भी एक्सप्रेस करेगा, उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट सेल्स। आगे देखिए, यू मे हैव रियलाइज दैट नॉर्मली अनलेस वन कट्स द वेक्टर and the source of DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created। अब क्या है कि भाई इतना आसान काम नहीं है। जैसे कि हमने कोई फॉरेन डीएनए है उसको कट किया और कोई वेक्टर को कट कर दिया, और इतना आसान नहीं है कि वो जो फॉरेन डीएनए हो वेक्टर के साथ ज्वाइन हो गया और उसके बाद होस्ट के अंदर भी वो जाके एक्सप्रेस हो गया। तो ये बहुत ही कम परसेंटेज में ये होता है। देखिए, जब तक हम वेक्टर और फॉरेन डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, उसके बाद वो सेम स्टिकी एंड्स बनेंगे और वो ज्वाइन करेगा, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड। जब तक हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट नहीं करेंगे तब तक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर क्रिएट नहीं होगा, और सेम से करने के बाद भी वो क्रिएट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सेल्स वो एक्सेप्ट नहीं करता है। मैक्सिमम केसेस में आपने पहले पढ़ा है, वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। वो जो फॉरेन डीएनए होस्ट के अंदर गया वो ख़त्म हो जाएगा कुछ एक केसेस में, सिर्फ वो कुछ एक केसेस में ही जो मेन क्रोमोसोम के पास इंटीग्रेट हो पा। आगे देखिए, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स।
ये हमने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर भी बताया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया तो वो जो डीएनए है, अब मान लीजिए ये मैं कोई न्यूक्लियस बना रहा हूँ, न्यूक्लियस के अंदर ये सारा जेनेटिक मटेरियल है। अब इस जेनेटिक मटेरियल को हमने किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया। कट करने के बाद मान लो ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स अब हमें मिल चुके हैं, अलग अलग लेंथ के। तो अब इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है। सेपरेट किससे करते हैं, तो वो कहेंगे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर सेपरेशन किस बेस पे होती है, तो भाई वो होती है कि मॉलिक्यूल, जो डीएनए मॉलिक्यूल उनका साइज़ कितना है। जितना बड़ा साइज होगा वो कम मूव करेगा, जितना छोटा साइज होगा वो ज़्यादा मूव करेगा जेल के अंदर। देखिए पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट्स इन फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जैसे ही डीएनए को हमने कट कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए मीडियम। आपको पता है डीएनए नेगेटिव चार्ज है। अब वो नेगेटिव चार्ज डीएनए है तो हम उसको, अब आपको पता है जो ऑपोजिट की तरफ ये मूव करेगा, तो नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। अब मूव हम डीएनए को करवाएंगे, किसके थ्रू करवाएंगे, एक मीडियम होगा या मैट्रिक्स होगा। और मान लीजिए, देखिए यहाँ पे आप डायग्राम में देख लीजिए आप, जैसे कि ये जो वेल है 1 2 3 4, ये जो वेल लिखे हुए हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम डीएनए को डालते हैं। इनके अंदर डीएनए को इंसर्ट कर दिया। फिर इस साइड है आपका पॉजिटिव, इस साइड है आपका नेगेटिव, और यहाँ पर है आपके इलेक्ट्रोड्स लगाई हुई हैं। और ये जो यहाँ पर है ये एक जेल के अंदर रखा होता है। जेल तो ये है आपका, इसको हम कहते हैं एग्रोज जेल। और ये एक मीडियम के अंदर रखा होता है जिसको हम कहते हैं बफर। और ये बफर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। ये बफर भरा हुआ है और बफर के अंदर जेल रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो डीएनए मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अब ये जो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये अपने अपोजिट एंड्स की तरफ मूव करेंगे। क्योंकि ये सभी नेगेटिव चार्ज हैं तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। और कौन ज़्यादा मूव करेगा, जो डीएनए छोटा है, सभी को पता है, जिसका वेट कम होता है वो ज़्यादा चलेगा। तो इसका साइज स्मॉल है तो ये ज़्यादा मूव करेगा, और जिसका साइज़ लार्ज होता है वो कम मूव करता है। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम डीएनए की मूवमेंट करते हैं थ्रू ए मीडियम। देखिए, सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मोलिक्यूल्स, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए मीडियम और मैट्रिक्स। अब ये जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स आज के दिन वो है एग्रोज। एग्रोज जेल होता है। एग्रोज क्या है, तो एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि एक सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक सीवीड होती है उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है एग्रोज। तो इसीलिए हम कहते हैं एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और भी हम जेल यूज करते हैं जैसे कि पॉलीएक्रिलामाइड हो गया, पेज बोल देते हैं। तो आजकल जो मैक्सिमम जो यूज कर रहा है वो होता है आपका एग्रोज। अब क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट या रिजोल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज। शुरू में बताया था आपका अपने साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट होगा। जिसका साइज बड़ा रहेगा वो थोड़ा पीछे रह जाएगा, और जिसका साइज छोटा होगा वो आगे की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव एंड की तरफ। सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडिंग बाय एग्रोज जेल। एग्रोज जेल के अंदर क्या होता है, स्मॉल होल्स होते हैं। वो होल्स के थ्रू डीएनए मूव करता है वो, और अब वो नेगेटिव एंड की तरफ मूव करेगा। जिसका ज़्यादा साइज रहेगा वो कम मूव कर पाएगा, जिसका साइज छोटा रहेगा वो ज़्यादा मूव कर पाएगा। देखिए, हैं द स्मॉलर द लेंथ फ्रेगमेंट, स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फर्दर इट मूव। जितना छोटा फ्रेगमेंट रहेगा उतना ही ज़्यादा मूव करेगा। जैसे कि ये आपका दिखा है, वो ये स्लैब क्या है कि ये है एग्रोज जेल। जेल के अंदर हम वेल बनाते हैं और वेल के अंदर हम डीएनए को इंसर्ट करते हैं। उसके बाद ये मैंने आपको बताया एक वेसल के अंदर होता है, और इस वेसल के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम कहते हैं बफर। और इसके पास होते हैं इलेक्ट्रोड्स दोनों तरफ। यहाँ पे आपकी नेगेटिव हो जाए, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पे आपकी नेगेटिव हो जाएगी। डीएनए नेगेटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा।
अब इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो ये जो डीएनए है ये पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है आपका थोड़ा सेटअप। अब देखिए, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद ए कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। क्या कह रहा है, जब डीएनए सेपरेट हो गए, मतलब ये अपने लेंथ के हिसाब से अलग अलग हो चुके हैं, अब इनको हम देखेंगे कैसे? तो इसको हम स्टेन करते हैं, किसी की है कि स्टेनिंग करते हैं, स्टेन करते हैं, और उस स्टेन के अंदर कौन से कंपाउंड का यूज कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। एक कंपाउंड होता है इथिडियम ब्रोमाइड जो कि डीएनए को स्टेन कर देता है, और ये एक्सपोज करते हैं। फिर इनको स्टेनिंग के बाद एक यूवी रेडिएशंस के अंडर एक्सपोज करते हैं। उसके बाद ये ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखते हैं आपको यूवी रेज के अंदर। देखिए आगे, यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स इन विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। लिखा हुआ है साफ कि भाई आप विजिबल लाइट के अंदर और बगैर स्टेनिंग के डीएनए फ्रेगमेंट्स को नहीं देख सकते। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए इन इथिडियम ब्रोमाइड स्टेंड जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। अब इस जेल के अंदर ही हमें क्या करना है, स्टेनिंग करनी है, और इस जेल को ही हम यूवी रेज के नीचे लेके जाएंगे। उसके बाद ऑरेंज कलर के आपको बैंड दिखेंगे। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। अब क्या करेंगे, अब वो डीएनए क्योंकि हमें देख चुके हैं कौन सा फ्रेगमेंट कहाँ है, तो उसको हम डीएनए से बाहर निकालेंगे जेल से। दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन। तो इसको हम कहते हैं इल्यूशन। जो डीएनए फ्रेगमेंट है उनको बाहर निकालना फ्रॉम द जेल। द डीएनए फ्रेगमेंट्स प्योरीफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद द क्लोनिंग वेक्टर। अब क्योंकि अब डीएनए फ्रेगमेंट्स को हमने बाहर निकाल लिया है, अब एक एक फ्रेगमेंट को हम क्लोनिंग वेक्टर के साथ डाल के रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हम बना सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में हम करेंगे कि हम अलग अलग तरह के क्लोनिंग वेक्टर्स को कैसे यूज करते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए।